हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग जानेंगे झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित छठी जेपीएससी परीक्षा की समान अध्ययन के प्रश्न के बारे में। यहां पर अगर देखें दोस्तों तो आज हम लोग मुख्य रूप से प्री प्रश्नों को देखेंगे। प्री एग्ज़ाम जो होता है वो 2 पेपर का होता है और जो एक पेपर होगा आपका फर्स्ट वो होगा जीएस का और यहाँ से 100 प्रश्न रहेंगे 200 नंबर का, यानी कि एक प्रश्न रहेंगे आपका 2 नंबर का। वहीं अगर देखें तो सेकेंड पेपर जो होता है आपका ये भी जीएस ही होता है, लेकिन झारखंड जीएस होता है और ये भी रहेंगे कितने, तो यहाँ से भी 100 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के रहेंगे। इस तरह से अगर देखें तो प्रारंभिक परीक्षा 400 नंबरों का होता है और यहीं से आपका कट ऑफ मार्क्स तैयार होगा। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे जो 2016 में एग्जाम हुआ था समान अध्ययन से संबंधित आज पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों शेरशाह। आपको पता होगा कि शेरशाह ने पुराने घी से पीटे सिक्कों के स्थान पर इन्होंने नए सिक्के चलाए थे, जिसमें से अगर देखा जाए तो चांदी का इन्होंने रुपया सिक्का चलाया था 180 ग्रेन का, आप लोग पढ़े भी होंगे, और 380 ग्रेन का इन्होंने तांबा का सिक्का चलाया था दाम के नाम से, यानी तांबे का दाम नामक सिक्का चलाया 380 ग्रेन का। तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा किसके द्वारा, तो शेरशाह सूरी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखक से सम्मिलित करके सही कूटों में से उत्तर को चुनिए। एक साइड हो गया आपका उनके लेखक और एक साइड उसके लेखककार। तो चलिए हम लोग उस प्रश्न को देखते हैं। पहला अगर यहाँ पर देखें दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए राइट हो जाएगा, यानी कि इकायत हिंदी किसने लिखा है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने। उसी प्रकार देखिए तहबीब अखला किसने लिखा है, तो इबन मिसकाविया ने। वहीं पर अगर देखें दोस्तों कंजूर तिजार के द्वारा जो लिखन है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका हो जाएगा बेलेक अल कयाकी। तो इस तरह से हो जाए कबयाकी। इसके बाद हो जाएगा आपका चौथा में देखिए तो जमायुल हिकायत, ये किसके द्वारा लिखित है दोस्तों, तो हो जाएगा सरुद्दीन मोहम्मद ओफी के द्वारा। तो थोड़ा सा प्रश्न टफ था दोस्तों, क्योंकि ये सब प्रश्न अभी तक हम लोग नहीं पढ़ने को मिला है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छी बात है। तो इस तरह से प्रश्न देखें, थोड़ा सा कहीं कहीं टफ प्रश्न रहे हैं। अगला प्रश्न है कि बघाट रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ। तो आपको पता होगा दोस्तों कि राज डरोहली के द्वारा हड़प नीति लाया गया था, उसके तहत बहुत सारे जो राज्य थे उनको विलय कर दिया गया था। तो जो आपको हो जाएगा यहाँ पर अगर देखा जाए तो बाघाट का विलय जो हुआ था दोस्तों, यह का हो जाएगा 1850 में। इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। वहीं पर अगर देखें दोस्तों 1848 ईस्वी में विलय का प्रक्रिया शुरू होता है और सबसे पहले 1848 में किसका विलय होता है, तो सतारा का विलय किया जाता है। तो यहाँ से सभी याद होना चाहिए। ये लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी उस यहाँ इसके तहत बहुत सारे राज्यों को विलय किया गया था। 1848 में सतारा, 50 में आपका हो जाएगा दोस्तों बघाट, और आपको पता होगा कि जो 52 में किसका विलय होता है, उदयपुर का विलय हुआ था। ये उदयपुर एक्चुअली में एमपी वाला उदयपुर है दोस्तों, मध्य प्रदेश वाला, और ये राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये उदयपुर का विलय कब हुआ था, तो 1852 में, और झांसी का विलय हुआ था 53 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया। तो गांधी जी के नमक आंदोलन में देखें तो उपरोक्त सभी ने भाग लिया था। सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय। यहाँ पर तीनों नाम जो हैं मुख्य हैं और तीनों लोगों ने भाग लिया था। आपको पता होगा कि गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को अपना देखिए तो प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किए थे। उन्होंने साबरमती आश्रम से लगभग 78 या 79 देता है कहेंगे तो 78-79 साथियों के साथ इन्होंने सत्याग्रह के लिए यात्रा शुरू की है तथा इस प्रकार उन्होंने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने मुख्य रूप से अगर देखें तो महिलाओं में भाग लेने वाले थे सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि कब, तो 12 मार्च से इन्होंने 6 अप्रैल 1930 तक। तो इस तरह से इन्होंने 24 दिनों की यात्रा में
साबरमती से इन्होंने नमक सत्याग्रह का शुभारंभ किया था। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच विस्तारित किया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 270 के तहत। इसका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270 में जो है कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर लगाने वाले कर जो होते हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा लगाएगा और वसूला भी जाता है, लेकिन इससे जो आय प्राप्ति होगी वो केंद्र और राज्यों के बीच विस्तारित किया जाता है, यानी केंद्र और राज्य में बांट दिया जाता है। लेकिन कलेक्शन कौन करता है और लगाता कौन है? तो केंद्र सरकार, लेकिन उसमें से हिस्सेदारी राज्यों की भी होती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? तो आप लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ना है सुशासन, और यहाँ से देखें तो 4 प्रश्न रहेंगे जेपीएससी के जैसा सिलेबस दिया हुआ है। तो यहाँ पर सुशासन की व्यवस्था क्या नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर लाल फीताशाही। यहाँ पर सुशासन की ये देखें तो उपयुक्त विशेषता नहीं है। बाकी जवाबदेही होनी चाहिए लोक प्रशासन में, प्रशासन के अंतर्गत पारदर्शिता भी होनी चाहिए और कानून का नियम का पालन भी होना चाहिए। जबकि यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो लाल फीताशाही नहीं होना चाहिए। लाल फीताशाही यह हो दोस्तों कि ये को लाल फाइल में बांध करके किसी भी फाइल को लटकाना। यहाँ पर साफ समझिएगा, नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी जब पढ़ेंगे तो उसमें लाल फीताशाही पढ़ना है कि जो फाइल में किसी भी डॉक्यूमेंट्स होगी उसको बांध करके इतना लंबा खींच देना इस टेबल से उस टेबल तक, ताकि उसे जो महत्व है उस कार्य का वो धीरे धीरे लोगों में ख़त्म हो जाता है। तो फाइल को लटका करके कार्यों में देरी करना ही लाल फीताशाही है, इस टेबल से उस टेबल तक। ये प्रशासनिक विभाग में देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? तो मिथकों और कहावतों के रूप में अस्वीकार किया है किसने? तो हर्बर्ट साइमन ने किया है। यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। जो यहाँ पर देखें दोस्तों तो इन्होंने इस चीज़ों को अस्वीकार कर दिया, इन्होंने स्वीकार नहीं किया मिथकों और कहावतों पर प्रशासन के सिद्धांतों को। जो बाकी बचे हुए हैं ड्वाइट वाल्डो, फ्रैंक मेरिनी और एफ.डब्ल्यू. रिक्स, ये तीनों लोगों ने मिथकों और कहानों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को स्वीकार किया है। तो यहाँ पर अगर स्वीकार करने की बात पूछेगा तो तीनों का नाम आप याद रखिएगा। और नहीं स्वीकार किया किसने? तो हर्बर्ट साइमन ने इसे स्वीकार नहीं किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह कथन किस धारणा की व्याख्या करता है? ते भी प्रश्न देखें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ही है ये तीनों प्रश्न। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो राज्य हर जगह है और यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह कथन अगर देखा जाए तो आपका हो जाएगा कल्याणकारी राज्य से, यानी वेलफेयर स्टेट। अब कल्याणकारी राज्य पढ़िएगा तो उसमें क्या अवधारणा है? जो हमारे आज राज्य हैं, कोई भी वो राज्य है, चाहे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, एमपी हो, मध्य प्रदेश, दुनिया जहान की जो भी राज्य हैं, आज देखा जाए तो सभी कोई कल्याणकारी राज्य के रूप में ही काम करता है। कल्याणकारी से एक वर्ड में बता देता है दोस्तों, जिसमें जनता का कल्याण हो राज्य के द्वारा। तो राज्य द्वारा जैसे पीडीएस सिस्टम लाया जाता है, मुफ्त में आवास देती है, बिजली देती है, ये क्या है? लोगों को कल्याण करे, उनके जीवन स्तर को उठा रही है, पढ़ाई शिक्षा मुफ्त में करा रही है, लोगों को चावल मुफ्त में दे रही है, और इससे संबंधित जो सरकारी योजनाएं आती हैं तो क्या करे? कल्याण ही न कर रही है राज्य। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है। तो विषाक्त मस्टर्ड गैस जो होती है दोस्तों ये आपका कैसी होती है? तो ये होता है द्रव के रूप में होती है। यहाँ पर इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। आपको पता होगा कि कमरे के तापमान पर मस्टर्ड गैस जो होता है वो द्रव के रूप में होता है। इसे रासायनिक हथियार के रूप में उपयोग किया जाता है मस्टर्ड गैस का। ये देखिए दोस्तों तो रसायन के रूप में इन्हों अगर देखा जाए तो इसका उपयोग करने से क्या होता है? त्वचा जो होता है, आँख होता है, फेफड़े में होता है, ये सब चीज़ें इससे प्रभावित होती है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली रासायनिक है। ये सब देखिए दोस्तों तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रश्न है, वहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले रासायनिक हैं कौन सा है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पर ग्लाइसरोल ट्राइनाइट्रेट। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। ग्लाइसरोल नाइट्राइट्रेट जो होती है दोस्तों के नाम से जाना जाता है, यह भारी होता है और रंगीन होता है और तेलीय द्रव्य है।
तो इस तरह से आपको याद रखिएगा, जो विस्फोटक जो पदार्थ होता है इसका में इसको प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव रक्त में अल्कोहल की कितना प्रतिशत मात्रा मृत्यु के कारण होती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, तो अल्कोहल की मात्रा को जो आयोग द्वारा प्रमाणित किया गया है वो हो जाएगा आपका यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा कि अगर देखा जाए तो 5.0% की अगर रहेगा इतना प्रतिशत अगर, तो आप जो हैं लोगों की मृत्यु हो सकती है मानव रक्त में इतना अल्कोहल के प्रतिशत मौजूद होने पर। तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। जबकि अगर देखा जाए दोस्तों तो और बुक में देता है कि 45% से अधिक मात्रा जो मृत्यु का कारण बनती है। तो इस तरह से अगर आयोग के द्वारा जो डिसाइड किया गया है वही आंसर यहाँ पर राइट होगा। तो यहीं पर आंसर सी डिसाइड किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी को कैसे परिभाषित किया जा सकता है, तो इसको अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर आपका डी, कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर। सूचना प्रौद्योगिकी जो होता है दोस्तों वो आंकड़ों की प्राप्ति होती है, सूचना का संग्रहण होता है, इसके बाद देखें तो सुरक्षा, परिवर्तन, आदान प्रदान तथा यहाँ पर डिजाइन आदि के कार्यों के निष्पादन के लिए देखें तो आप कनेक्टिंग हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खोटा संकलनों का प्रकाशन मेघदूत के नाम से किस रचनाकार ने किया। तो यहाँ पर आपको पता होगा ये प्रश्न अगर देखें तो बहुत आसान था, आप बना भी सकते थे। इसका आंसर हो जाएगा डी, श्रीनिवास पानूरी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो एकमात्र ऐसी झारखंडी भाषा है खोटा जिसका भाषा अगर क्षेत्र देखें तो बांग्लादेश से संबंध है। खोटा संकलों का जो प्रकाशन हुआ मेघदूत के नाम से ये श्रीनिवास पानूरी के द्वारा ही किया गया। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मुंडा परंपरा का रीजगढ़ किस स्थल से संबंधित है। इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों डी, राजगीर से। जबकि हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों तो आप लोग पढ़ते हैं वो रोहतासगढ़ से मुंडा लोग यहाँ पर के झारखंड में आकर के बसे, लेकिन आयोग के द्वारा इसका आंसर डी दिया गया है यानी कि राजगीर। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, मुंडा परंपरा का रीजगढ़ राजगीर को संबंधित है। जो राजगीर है या इसको राजगिरी मगध राज्य की राजधानी थी, आपको पता होगा, जो महाभारत काल में गिरिब्रज के नाम से प्रसिद्ध था, जो जरासंध की प्राचीन राजधानी थी। जो भी प्राचीन इतिहास पढ़िएगा उसमें मिल जाएगा, राजगीर मगध 16 महाजनपद में पढ़ने के दौरान आपको मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, फ्रेंडशिप 2016 क्या है। तो फ्रेंडशिप 2016 था दोस्तों रूस और पाकिस्तान के सैनिकों के द्वारा किया गया संयुक्त युद्धाभ्यास। यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। ये फ्रेंडशिप 2016 में देखा जाए दोस्तों तो रूस और पाकिस्तान के सैनिक के द्वारा किया गया एक संयुक्त अभ्यास था। यह अभ्यास अगर मुख्य रूप से देखें दोस्तों तो 24 सितंबर से 10 अक्टूबर के मध्य पाकिस्तान के सिरात इकाई के रत्तू बेस पर किया गया था। अब ये जरूरी नहीं है क्योंकि उस समय किया गया था, करंट अफेयर्स था, तो थोड़ा बहुत जान लीजिए, ऐसे प्रश्न है दोबारा नहीं पूछा जाएगा। रूस और पाकिस्तान की सेनाओं का यह पहला संयुक्त अभ्यास था, तो इसको भी याद रख सकते हैं कि पहला संयुक्त अभ्यास कौन था, तो फ्रेंडशिप 2016। अगला प्रश्न है कि 14वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों वियतनाम, VNTN। यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। 14वें आसियान जो भारत शिखर सम्मेलन जो होता वो लाओस की राजधानी है VNTN, यहाँ पर आयोजित हुआ था। इसका सम्मेलन में देखिए दोस्तों तो भारत का प्रतिनिधित्व जो थे हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किए थे, जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, भारत से प्रतिनिधित्व करने वाले थे। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय आपको पता होगा कि नैरोबी केन्या में है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो इसकी स्थापना हुआ था 1972 में। ये प्रश्न बार बार रिपीटेड होता है, इसको याद ही रखिएगा दोस्तों। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है जो पर्यावरण संबंधी कार्यक्रमों का संचालन करती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अगला प्रश्न है कि दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है।
तो दीपिका पल्लिकल अगर देखें दोस्तों तो एक्स बॉक्स खेल से संबंधित है। यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों तो भारतीय महिला एक्सबॉल्स खिलाड़ी है। वह प्रोफेशनल एक्सबॉल्स एसोसिएशन के शीर्ष 10 महिलाओं की सूची में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला एस्केफसेल्स खिलाड़ी है। तो एक्सबॉल्स खिलाड़ी है, थोड़ा सा इसको उच्चारण कर लीजिएगा। एक्स कॉक्सवॉल्स की खिलाड़ी है जो प्रथम पूरे विश्व में 10 में जगह बनाने वाली है। अगला प्रश्न है वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है। वेलोड्रोम जो हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा डी यानी साइकिलिंग से संबंधित है। वेलोड्रोम साइकिल से संबंधित है दोस्तों। साथ में से यहाँ पर याद रखिए जो वेलोड्रोम जो होता है ट्रैक वो साइकिलिंग का एक क्षेत्र होता है। यह 2 घुमावदार किनारों और 2 सीधी रेखाओं की आकृति वाला क्षेत्र होता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, 2 घुमावदार और 2 आकृति वाली क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न है कि संघमित्रा कलिता को हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। करंट अफेयर्स पढ़ते रहिएगा दोस्तों कि करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा प्रश्न है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर देखा दोस्तों तो संघमित्रा और कलिता जो थे उसको सम्मानित किया गया था पुलित्जर अवार्ड से। तो यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। ये भारतीय मूल की अमेरिकी पत्रकार हैं संघमित्रा और इनको पुलित्जर पुरस्कार से 2016 में सम्मानित किया गया था। वह लॉस एंजिल टाइम समाचार पत्र के उस दल का हिस्सा थी जिसे ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग श्रेणी में पुरस्कृत किया गया। अगला प्रश्न है पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की। तो पाकिस्तान की रूपरेखा को तैयार किया था सिकंदर हयात खान ने। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। वर्ष 1940 में आपको पता होगा कि लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में यहाँ पर देखिए दोस्तों तो द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार किया गया था और वही द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रस्ताव को प्रारूप जो था सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था और उसे फजहुल हक, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है दोस्तों ये फजहुल हक 22 मार्च 1940 को इसको पेश किया था। तो तैयार किए थे सिकंदर हयात खान ने और पेश किए थे फजहुल हक ने। ये कब हुआ था दोस्तों तो 1940 के लाहौर अधिवेशन के दौरान। ये कौन सा मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन हो रही थी उसमें। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम अंग्रेजी महाराज था। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज था यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो ब्रिटेन के उस समय राजा कौन थे जब भारत को आज़ाद किया जा रहा था। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर आपका बी। भारतीय स्वतंत्रता के समय देखे जाए दोस्तों तो ब्रिटेन के जो राजा थे जॉर्ज सस्टम थे और जॉर्ज सस्टम ने अगर देखें तो दिसंबर 1936 में ब्रिटेन के सम्राट के रूप में घोषित किया गया और मई 1937 ईस्वी में उन्होंने गद्दी पर बैठा था। यहाँ पर एक प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उसको आप कमेंट करके बताइएगा कि हमारे भारत देश के आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने देखा जाए वास्तविक में तो भारत की आज़ादी दिलाई थी, जिन्होंने घोषणा किया था कि अगर हम जीतेंगे तो भारत को आज़ाद कर देंगे। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा अगर नॉलेज में होगा तो, और नहीं पर तो फिर हम बताएंगे आपको। अगला प्रश्न है कि माउंट बेटन योजना जून 1947 में निम्नलिखित में से किस या किन प्रांतों में के लोग निर्ल्यार्थ प्रस्तुत की थी। तो माउंट बेटन योजना आपको पता होगा जो माउंट बेटन यहाँ के अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो माउंट बेटन ने जून 1947 ईस्वी का अपना रिपोर्ट सौंपा था। उसने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जनमत संग्रह यानी रिफॉर्मेंस अर्थात लोक निर्णायक का प्रावधान किया था और सिंध बलूचिस्तान तथा असम के मुस्लिम बहुसंख्य जिसे सिलहट में भी जनमत संग्रह का प्रावधान था। तो इस तरह से अगर देखें तो उपरोक्त हो जाएगा आपका सभी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जनमत संग्रह के द्वारा विलय का प्रावधान किया गया था। आपको पता होगा कि सभी के दो जनमत संग्रह कराया गया था और सबको विलय किया गया था और जो 3 जो थे आपको पता होगा वो विलय नहीं होते हैं, जम्मू कश्मीर जूनागढ़ और एक और था दोस्तों याद नहीं आ रहा है, आप कमेंट उसको पढ़ लीजिएगा कि 3 जो क्षेत्र था उसको ज़बरदस्ती बाद में देखें तो एक सैनिक कार्रवाई के द्वारा बाद में 2 लोगों को जनमत संग्रह के द्वारा विलित कर दिया गया था।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो ये बहुत आसान है क्वेश्चन कि भारत के कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। अगर मिलियन ना दे तो आप याद रखिएगा 32,80,000 किलोमीटर के आसपास है। वहीं पर अगर देखा जाए दोस्तों तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो अक्षांशीय विस्तार आपको जो है अगर नीचे पर अगर देखा जाए तो यहाँ से आपको पता होगा कि अक्षांशीय विस्तार कहाँ से शुरू होता है। तो 8 डिग्री 4 पॉइंट से लेकर के 37 डिग्री 6 सेकेंड उत्तरांश की ओर है, 6 मिनट। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों भारत का रेखासीय विस्तार, इसको कह सकते हैं देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार में अगर देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व की ओर है। और यहाँ पर अगर देखें तो ए, बी और सी सही हो रहा है, जबकि चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया है भारत में राज्यों की संख्या। तो उसमें भारत में राज्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों, तो उसमें राज्यों की संख्या थे 29, तो यहाँ पर एक गलत हो जाएगा 26। तो इसको यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन सी प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की। अब ये सुशासन लोक प्रशासन से संबंधित प्रश्न है, उसको समझिए। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नागरिक केंद्रीय प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु। इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के 12वें प्रतिवेदन में नागरिक केंद्रित प्रशासन और शासन का केंद्र बिंदु के अंतर्गत भारत में सुशासन की बद्धताओं की पहचान की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है। तो आप पूरे पंचायती राज व्यवस्था पढ़ना है, प्लस में नगरीय निकाय व्यवस्था भी पढ़ना है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 जेड डी के तहत किसका गठन होता है दोस्तों, तो जिला योजना समिति का गठन होता है। तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। इसके अंतर्गत जो होता है दोस्तों प्रत्येक जिला में जिला स्तर पर जिला पंचायतों में और नगर पालिकाओं के द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकन और संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करने का काम किया जाता है और इसी समिति का गठन किया जाता है इसी के लिए। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जोड़ियाँ बनाइए, एक साइड वर्ष है एक साइड समिति है, कि ये समिति किस वर्ष में आई है उसको मिलान करना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर जगह 1949 से 51 में स्थानीय वित्त जांच समिति एक का एक ही हो जाएगा। 1953-54 में क्या आया था, तो कराधान जांच आयोग। इसके बाद 1963 से 66 में क्या आया था, तो ग्रामीण शहरी संबंधन समिति। और 1985 से 88 में शहरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग। इस तरह से एक का एक, दो का दो, और तीन का तीन, और चार का चार। तो इस तरह से मैच आपका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वें वित्त आयोग सिफारिशों के आधार पर संघीय करों के कुल आय का हिस्सा केंद्र से राज्य के मध्य वृद्धि के लिए निश्चित किया गया है। तो यहाँ पर क्या निश्चित किया गया है दोस्तों, तो आपका निश्चित किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा 42%। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर आपको पता होगा दोस्तों कि 14वें वित्त आयोग ने केंद्र के निवल कर और राजस्व में 42% हिस्सा जो है राज्यों को आवंटित करने की सिफारिश की है। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आई.वी. रेड्डी थे। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ऐसे अब ये सब चीज़ों को ज़्यादातर प्रश्न जीएसटी से संबंधित पूछे जाएंगे, इसलिए उतना परेशान नहीं होना है, आप जीएसटी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों कि 1 किलोबाइट्स में कितने बिट्स होते हैं। तो उससे पहले बिट्स को आप समझिए। तो एक बाइट में जो होते हैं दोस्तों, एक बाइट जो होता है वो कितने बिट्स का होता है, तो 8 बिट्स मिल के बनते हैं। ये आपको पता होगा 8 बिट्स। तो इस तरह से अगर देखें तो 1 किलोबाइट बोल सकते हैं, यानी कि 1 KB हम लोग बोलेंगे इसको शॉर्टकट में। 1 KB में कितने आपका बाइट्स होंगे, तो आपको हो जाएगा अब यहाँ पर 1024, यही होता है 1024
क्या होते हैं दोस्तों, बिट्स होते हैं, अरे बाइट्स होते हैं। 1 किलो बाइट्स में 1024 बाइट्स होते हैं, जबकि 8 बिट्स होते हैं एक बाइट में। तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो इस तरह से अगर टोटल किया जाए दोस्तों तो 1024 इंटू 8 करेंगे, तो इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा डी आंसर राइट हो जाएगा कि 1 किलो बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं, तो 8192 बिट्स होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो ये सब कंप्यूटर से संबंधित है, टेक्नोलॉजी से प्रश्न है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो यहाँ पर समझिएगा आउटपुट मतलब क्या होता है दोस्तों, जो बाहर निकलता है। इनपुट जिसमें हम लोग कंप्यूटर में इन करते हैं, तो मॉनिटर क्या होता है, वो आउटपुट है, हमको दिखाई देता है, उसके माध्यम से बाहर आउट होती है इन्फॉर्मेशन। प्रिंटर से भी बाहर आउट होती है इन्फॉर्मेशन, और प्लास्टर से भी बाहर आउट होती है। लेकिन जो इस टच स्क्रीन होता है, टच स्क्रीन से हम लोग क्या करते हैं, इनपुट करते हैं किसी चीज़ों को टच करके। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर टच स्क्रीन जो है वो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट नहीं है। तो इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है दोस्तों, तो इंटरनेट एक्सप्लोर जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी अगर देखा जाए दोस्तों, जैसे कि आपका हो जाएगा गूगल क्रोम हो गया, इसके बाद हो जाएगा लिक्सन हो गया, ओपन ऑफिस हो गया, ये सब जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है। तो सुनहरा चावल को आप लोग याद होंगे दोस्तों कि गोल्डन राइस कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डेफोडिल से, आंसर बी हो जाएगा। ये जो होता है दोस्तों, जो गोल्डन राइस होता है, ये जीनोम में 2 जीन डेफोडिल, जो डेफोडिल होता है, इसको 2 जीन के साथ एक जीन एविना यूरेडोवस्वा नामक जीवाणु से लिए हुए, यहाँ पर देखें तो इनसे जीवाणु से ये लिए जाते हैं। और ये तीनों जीन जो होते हैं चावल के अपरिपक्व भ्रूणकोश में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिक जेरेलिन से इन लोग अगर देखें यानी जीजीडीपी कह सकते हैं, डाई प्राइफेट में बीटा कैरोटीन में परिवर्तन करते हुए आवश्यक एंजाइम उत्पन्न करता है, और इसे चावल का रंग जो होता है सुनहरा हो जाता है, यानी कि गोल्डन कलर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया का पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों मून एक्सप्रेस। यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा कि चंद्रमा पर जाने वाले विश्व के प्रथम प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम मून एक्सप्रेस है। अगला प्रश्न है कि अफगानिस्तान की पहली महिला गवर्नर है। तो यहाँ पर आयोग के द्वारा इसका आंसर बी बताया गया है दोस्तों, मासूमा मुरादी। जबकि यहाँ पर अगर बुक में पढ़ते हैं हम लोग तो यहाँ पर आता है कि अफगानिस्तान की जो पहली गवर्नर थी वो हबीबा सुरोबी है, यानी कि हबीबा सुरोबी पहली और मासूमा मुरादी जो है दूसरी है। लेकिन आयोग के द्वारा मासूमा मुरादी को पहली बताया गया है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये मासूमा मुरादी इसलिए पूछा गया था दोस्तों क्योंकि 2015 से 17 के दौरान तक ये पद पर थी और आयोग ने इसे ही आंसर बताया। अगला प्रश्न है कि रियो ओलंपिक में तुवालू राष्ट्र ने कितने सदस्यों या प्रतिभागियों के साथ हिस्सा लिया था। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि रियो ओलंपिक जो 2016 हुआ था उसमें अगर देखें तो तुवालू जो था वो प्रतिनिधि मंडल सबसे छोटा था, और तुलाकू की ओर से मात्र एक एंटीमनी तिलुवानी सदस्य ने भाग लिया था। तो यहाँ पर मात्र एक ने भाग लिया था, और कौन सा, तो ये सब जरूरी नहीं है याद रखना, ऐसे याद रख सकते हैं एंटीमनी तिवानी ने। ये सब करंट अफेयर से प्रश्न है। विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ पर आयोजित हुई 2016 में। तो विश्व आर्थिक मंच का जो सम्मेलन 2000 में हुआ था दोस्तों, ये हुआ था स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड के कहाँ दोस्तों, तो दावोस शहर में हुआ था और 20 से 23 जनवरी 2016 के बीच संपन्न हुआ था।
तो इसको भी याद रखिएगा। इस समय अगर देखा जाए तो इसकी थीम थी चौथी औद्योगिक क्रांति में प्रवणिकता थी। अगला प्रश्न है कि नवनाथन पिल्लाई को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो नवनाथन पिल्लाई को अगर देखें दोस्तों तो हो जाएगा द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। अब देखिए दोस्तों क्या है, नवलीजन पिल्लाई भारतीय मूल के एक दक्षिणी अफ्रीकी न्यायाधीश है और उन्हें हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। इसीलिए प्रश्न वहाँ से पूछा गया और आयोग के द्वारा इसका आंसर दे दिया गया, जो बिल्कुल सही था। ये अफ्रीकी उच्च न्यायालय की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट यानी होता है NCDM कहाँ स्थित है। तो नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट अगर देखा जाए दोस्तों तो ये नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। इसकी स्थापना आप याद रख सकते हैं कब हुआ था, तो 1995 में इसकी स्थापना हुआ है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना यानी NDMP कब जारी की। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि 1 जून को जारी की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना का शुभारंभ जो था 1 जून 2016 को हुआ। यह योजना आपदा को रोकथाम, राशन, राहत और बचाव के कार्य से संबंधित के लिए घोषणा हुआ था, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चक्रीय निर्वर्धन है। चक्रीय निर्वर्धन क्या है उसको भी देख लीजिए। तो चक्रीय निर्वर्धन की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। ये क्या है दोस्तों, तो चक्रीय निर्धनता से तात्पर्य है कि सीमित अवधि के लिए संपूर्ण जनसंख्या में व्यापक निर्धनता से होता है, जैसे कि गैर औद्योगिक समुदाय में प्राकृतिक घटनाओं के या खराब कृषि उद्योगों के कारण अस्थायी रूप से योजना की कमी हो। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जनसंख्या निर्धन हो जाएगी, क्योंकि खाद्य पदार्थों की कमी होने पर खाद्य पदार्थों का मूल्य बढ़ेंगे, आपको पता होगा। तथा औद्योगिक अर्थव्यवस्था में व्यापारिक जो होंगे वो ऊंचाइयों के कारण भी चक्रीय निर्धनता आती रहती है। तथा यह कहा जा सकता है कि व्यापार में गिरावट अथवा आर्थिक तंगी मुद्रास्फीति की वजह से ही निर्धनता एवं चक्रीय निर्धनता कहलाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं, तो इस तरह से ऊपर नीचे होते रहता है। अगला प्रश्न है कि भारत का वो कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। तो भारत का स्थान है दोस्तों कन्याकुमारी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी वह स्थान है दोस्तों जहाँ पर बंगाल की खाड़ी भी, अरब सागर भी और हिंद महासागर भी मिलते हैं। आप अगर अच्छे से कन्याकुमारी को देखें तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि कन्याकुमारी जो जगह है दोस्तों कहाँ है, तो तमिलनाडु में स्थित है। और यहाँ पर नीचे से हिंद महासागर, इधर से बंगाल खाड़ी और इधर से अरब सागर। आप अगर देखें पूरे मैप में अगर ऐसे, तो यहाँ बंगाल खाड़ी, इधर से हो जाएगा हिंद महासागर, इधर से अरब सागर मिलते हैं तीनों। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से बात करें दोस्तों तो बच्चा बच्चा जानता है कि 7वां स्थान है, तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। जबकि अगर क्रम की दृष्टि से अगर आप याद रख सकते हैं कि सबसे अगर बड़ा देश कौन सा है पूरे विश्व में, तो रूस है। और रूस के बाद अगर देखा जाए तो आपको पता होगा कि उत्तरी अमेरिकी में देश आपका आ जाएगा, जो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप है दोस्तों, उसमें ऊपर में है कनाडा। तो वो कनाडा सेकेंड स्थान पर है। इसके बाद तीसरे स्थान पर आपका चीन, जो बराबर हम लोग के युद्ध के साथ माहौल बना हुआ है। इसके बाद देखें तो चौथा स्थान आपका फिर से आ जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका में दोनों जो देश हैं वो आपका दूसरा और चौथा स्थान पर है। इसके बाद आपका ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, तब भारत का आता है स्थान। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उच्चावत आकृति के ध्यान दीजिए, यानी उपरोक्त उच्चावत आकृति को पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम बताइए। यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए, ये हो गया आपका वेस्ट और इधर हो गया ईस्ट, यानी इधर से आपको बताना है वेस्ट से ईस्ट की ओर।
तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो ए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सतपुड़ा पहाड़ी में दोनों स्थित है, महादेव पर्वत श्रृंखला और मैकाल पर्वत श्रृंखला। तो इधर से देखें तो महादेव पहले, इसके बाद मैकाल, इसके बाद आपका छोटा नागपुर का पठार, इसके बाद खासी की पहाड़ियाँ। यानी कि यहाँ पर अगर देखें तो महादेव पर्वत श्रृंखला जानते हैं एमपी साइड से गुजरते हुए, मैकाल पर्वत एमपी साइड से गुजरते हुए आप झारखंड में छोटा नागपुर के पठार में घुसेंगे, इसके बाद खासी की पहाड़ियाँ आप देखें तो मेघालय में पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देखें तो आपका आंसर ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। एक साइड हो गया नदी, अब एक साइड हो गया राज्य। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो आपका जोड़ा जो है लूनी नदी, ये राजस्थान में है, तो ये बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर सी राइट है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया दोस्तों? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 2010 ईस्वी में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना जो है वो 10 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अधीन की गई है। इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण संबंधी मामलों का निपटारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के परिक्षेप्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका सी, कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सैन सिटी में आयोजित बेसी के 19वीं बैठक में शामिल न होना। तो बिल्कुल यहाँ पर संदर्भ में सत्य नहीं है। बाकी अगर देखा जाए तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म यानी CDM की स्थापना ये बिल्कुल सत्य है। नेशनल एडाप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश। तो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव में अगर देखें दोस्तों तो ये सब चीज़ें देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पर देखें तो सत्य ये नहीं है। अब किसी की बैठक में शामिल न होने से जलवायु प्रदूषण को रोका जा सकता है क्या? तो यहाँ पर बिल्कुल सी ऑथेंटिक नहीं बनता है। अगला है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर दें और नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर का चयन करें। यानी सूची 1 और सूची 2, तो इसको कूट को मिलाना है। तो कूट के अगर मिलाया जाए दोस्तों तो यहाँ पर इसका आंसर अगर देखें तो चलिए एक बार पढ़ ही लेते हैं, तभी क्लियर हो पाएगा कि इनइक्वलिटी रीएक्जामिन्ड रिस्टिक्लिज्म। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अमर्त्य सेन। तो यहाँ पर पहला का हो जाएगा आपका 3। इसके बाद अगर देखें दोस्तों द प्राइम ऑफ इनइक्वलिटी पिकेक्टी, ये हो जाएगा आपका जोसेफ ई। इसके बाद अगला देख ले दोस्तों तो इनइक्वलिटी व्हाट कैन बी डन। तो व्हाट कैन बी डन हो जाएगा आपका एंथीसिस बी, और द इकोनॉमिक्स एंड इनइक्वलिटी एटकिंसन, ये हो जाएगा आपका थॉमस के द्वारा। तो इस तरह से देखें तो इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को दूसरी 2 से सम्मिलित करें और सही उत्तर का चयन करें। एक साइड हो गया सूची 1 और एक साइड उसका सूची 2 दिया हुआ है और दोनों को मिलाना है। चलिए इसको भी देख लेते हैं दोस्तों क्या है। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो चक्रवर्ती समिति का संबंध किससे है दोस्तों? तो चक्रवर्ती समिति का अगर संबंध देखा जाए तो हो जाएगा आपका बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। तो यहाँ पर हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो नरसिम्हन समिति का संबंध हो जाएगा आपका वित्तीय क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। और तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है दोस्तों? तो तेंदुलकर समिति का संबंध हो जाएगा निर्धनता के आकलन से। और चल्या समिति का हो जाएगा कर में सुधार से। तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर मिला सकते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस तरह से अगर देखें दोस्तों तो इसका आंसर डी होगा। अब ऊपर नीचे करके थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि पंचधारा योजना संबंधित है। तो पंचधारा जो योजना है दोस्तों वो हो जाएगा नारी कल्याण एवं विकास से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। ये अगर मुख्य रूप से देखा जाए दोस्तों तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1 नवंबर 1991 में ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों की महिलाओं के कल्याण की एवं विकास हेतु पंचधारा योजना
प्रारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत अगर देखें तो वात्सल्य योजना हो गया, ग्राम योजना हो गया तथा आयुष्मती योजना हो गया। साथ में देखें तो सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजना और कल्प वृक्ष योजना भी जोड़ी गई थी। तो इस सब मिला करके पंचधारा योजना शुभारंभ किया गया था, यानी 5 योजनाओं का समूह के रूप में। ये कहाँ, तो एमपी सरकार के द्वारा 1991 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि पौधे में व्हाइट बड रोग किसकी कमी से होता है। ये वीवीआई है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। तो व्हाइट बड जो रोग होता है दोस्तों, ये देखे जाए तो जिंक की कमी से होता है। ये व्हाइट बड जो होता है जिंक की कमी से होता है और प्रायः कहा जाता है दोस्तों कि जो मैजा होता है यानी मक्का, उसमें पाया जाता है, जिसमें पौधे जो होती हैं नई पत्तियाँ लगभग सफ़ेद हो जाती है। तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दूध का सफ़ेद रंग होता है। तो दूध का जो सफ़ेद रंग होता है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका किससे, तो कैसीन से होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। आपको पता होगा दूध में कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है और इसी के कारण जो दूध होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। देखो दोस्तों क्या है, बादल बहुत गरज रहा है तो हम 51 जो बढ़ा दिए। अब अगला जो है, अगले जो सेकंड वीडियो वो 52 नंबर प्रश्न से लेके आएंगे, क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा गरज रही है तो आपको पढ़ने में साउंड का पॉल्यूशन होगा, इसलिए यहीं पर आज क्लोज करते हैं। अगला वीडियो इसका सेकेंड पार्ट डाल देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। मिलते हैं सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसको पढ़िए और समझिए कि कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं।